अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एच के मास्टर साइंस एकेडमी क्लास 9 2026। जो न्यू आपके बुक के हिसाब से पेपर बनेगा उसकी चैप्टर नंबर 6 को हम स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नेम है बायो मॉलिक्यूल्स। बायो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ज़िंदा हों, बेशक प्लांट्स हो या एनिमल्स हों। मॉलिक्यूल्स, जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि स्मार्ट सिलेबस में इस चैप्टर में कुछ भी कटिंग नहीं करवाया गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 1 में उस लेक्चर में आपने जो है ये पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी स्टडी, उनको पढ़ना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्लांट्स में फूड का बनना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल के अंदर सांस का अमल किस तरह से लिया जा रहा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन, इनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ तक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इज़ दी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। यानी ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो डिफरेंट हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम प्रोसेसेस जितने भी हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उसकी स्टडी करते हैं, जबकि बायोमोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, स्टार्च, ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ एग्जांपल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आप फैटी एसिड, स्टार्च कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही जो है एग्जांपल्स लिखें। तो दो डेफिनेशंस हमारे पास सामने आई, निशान लगा लीजिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन ही लिखें, आप चेंज कर सकते हैं, आप डाइजेशन भी लिख सकते हैं, आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी लिख सकते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में आप यहाँ मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, या दूसरा नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए प्रोड्यूस्ड हों। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। यानी ज़िंदा चीज़ों के अंदर, ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आप मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा वो बायोमोलिक्यूल कहलाएगा। दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसकी एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। दे आर मोस्टली लार्ज इन नंबर्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, लार्ज इन साइज़, अगर ये साइज़ में बड़े हों तो ये कहलाएगा मैक्रो, यहाँ पे ए लिखना है आपने, और अगर ये साइज़ में छोटे हों तो यहाँ आई लिखना है, ये हो जाएगा माइक्रो। बायोमोलिक्यूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। द फॉलोइंग टेबल मेंशन इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर फंक्शंस। नेक्स्ट पेज पे जो है वो एक टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या फंक्शन करते हैं और मेन फंक्शन क्या है, और लोकेशन क्या है, लोकेशन यानी कहाँ पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। ख़ास काम क्या होता है इनका? एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो चैप्टर है उसमें मैंने भी ये चीज़ें बहुत डिटेल में ये टॉपिक्स करवाए हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहें, देखते रहें आप, और चैनल को शेयर करें। कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं ज़रूर उसमें वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, प्रोटीन्स जो हैं ये यहाँ यहाँ मौजूद होते हैं
और इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। एक्ट एज एंजाइम्स, ये एंजाइम के तौर पर काम करती हैं, कुछ हार्मोन्स के तौर पर काम करती हैं, मेम्ब्रेन जो तहें होती हैं उनको बनाने में, और इसके अलावा सेल्स के दूसरे स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प मतलब यूज़ होती हैं। कंट्रोल आ सेलुलर ट्रैफिक, सेलुलर ट्रैफिक का मतलब होता है सेल के अंदर, मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तो वो एक पूरा ये सेल जो है एक शहर है होता है, यानी इसके अंदर इतने जो है रास्ते हैं और फंक्शंस हैं, पॉइंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन प्रोटीन कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाते हैं लिपिड पर। लिपिड कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, हीट इंसुलेटर का काम करता है। कहीं पे आपकी बॉडी में अगर लिपिड ज़्यादा है तो आपको जो है हीट ज़्यादा अच्छी मिलेगी। मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होगा। डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी फॉर डी ऑक्सी, एंड एन फॉर न्यूक्लिक, एंड ए फॉर एसिड। कहाँ मौजूद होगा, न्यूक्लियस में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा, न्यूक्लियोइड रीजन्स प्रोकैरियोटिक, अगर देखें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में बताया हुआ है। यूकैरियोटिक सेल्स कंप्लीट जो है न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक इनकम्प्लीट, जिनके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उनका जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तौर पे घूम रहा होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होगा, और प्रोकैरियोटिक में देखें आप न्यूक्लियस जब नहीं है तो ज़ाहिर है न्यूक्लियोइड रीजन्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मौजूद होता है। कि कैरीज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस वाला चैप्टर जो है पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि ये डीएनए जो है क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मियोसिस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है फ्रॉम डीएनए टू राइबोस, फ्रॉम प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मेक दी 93% ऑफ द ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म के वेट जो है उसमें 93% में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एंड द रिमेनिंग 7% ड्राई मास कंप्राइज द विटामिन एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। 93% जो है बायोमोलिक्यूल्स होंगे, बाकी 7% जो होगा उसमें नमकियात शामिल हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस शामिल हो सकते हैं, जिसमें एसिड, बेस यानी सॉल्ट वगैरह शामिल होगा। इसके बाद जो है वह परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन द ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बायोमोलिक्यूल्स को अगर आप देखें तो प्रोटीन कितना होगा 50%, न्यूक्लिक एसिड 18, कार्बोहाइड्रेट 15 एंड लिपिड 10%, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो है वो प्रोटीन है, और सेकंड पे फिर न्यूक्लिक एसिड है, और थर्ड में कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड फोर्थ में फिर लिपिड्स है। अब नीचे यहाँ इस बॉक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना आपने। ऑल दी केमिकल रिएक्शन दैट अगर इन ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम अगर एक नाम दें तो हम नाम देंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की ये डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मेटाबॉलिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसकी दो आगे कैटेगरीज है। एक एनाबॉलिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच सिंपलर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। यानी एनाबॉलिज्म, एना मीन छोटे छोटे से जो है पार्ट्स मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, और इसने बनाया ए बी सी। तो ये छोटे छोटे से थे, इन्होंने एक फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाई। इसके बाद है कैटाबॉलिज्म, इट इज़ द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर वंस। इसमें इसके अपोजिट होता है, जैसे कि एक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक डाउन हो गया 3 छोटे से पार्ट्स में, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जिसमें छोटे छोटे चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी मॉलिक्यूल, और जो है कैटाबॉलिज्म जिसमें एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड सॉरी। अच्छा, मुझे ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी वो कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो। दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इन विच द रेशो ऑफ HNO इज़ 2:1, सेम एज इन वाटर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बन हाइड्रोजन रिलेटेड, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, लेकिन इनमें जो रेशो होगी हाइड्रोजन की और कार्बन की वो 2:1 होगी। यानी अगर हाइड्रोजन 2 है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन जो है वो 1 होगा। जिस तरह से पानी का फार्मूला है H2O, सेम एज, दे आल्सो नोन एज सैकराइड्स, इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शुगर। शुगर ये वो शुगर है जो जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2O and whole N, यानी ये हमारे पास कार्बन है और ये H2O है और इसके ऊपर जो है होल जो है वो N है। N का मीन अगर यहाँ पे 2 हो तो H2O और यहाँ पे भी 2, तो ये मीनिंग है इसकी। N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, N का मतलब क्या है, कार्बन एटम्स। देयर आर 3 क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स, इसको हम डिटेल में देखते हैं। मोनोसैकराइड्स, मोनो मीन एक, मोनोसैकराइड सिंपल शुगर को कहा जाता है, मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल जो शुगर का होगा वो एक ही होगा। दे आर इजीली सोल्यूबल इन वाटर एंड हैव स्वीट टेस्ट, ये वो चीनी है जो आप घर में यूज़ करते हैं, तो इसमें ये पानी में आसानी से बॉयल हो जाती है और मीठी होती है। दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स, इसमें जो कार्बन की तादाद है, ये जो n है, ये n जो है वो 3 to 7 तक हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। पेंटोस, पेन मतलब 5, पेंटोस यानी 5 कार्बन, हेक्सोस मैंने 6 कार्बन, आर मोस्ट कॉमन इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, ये टॉपिक ज़रा थोड़ा सा जो है मुश्किल है, इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस जो आपने जितने चैप्टर्स हैं आपके उससे रिलेटेड, और ये जो चैप्टर है आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्मार्ट सिलेबस में कोई कटिंग नहीं कराई गई, तो यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने इन डायग्राम्स की जो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स की ना आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं राइबोस, राइबोस का फॉर्मूला है C5H12O5, यानी 5 कार्बन 5 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे 10, डी ऑक्सी राइबोस। अब इसमें एक ऑक्सीजन कम है तो डी ऑक्सी, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन 4 हो गया और ये फॉर्मूला है C5H10O4, पेंटोज है ये। ग्लूकोज, फ्रक्टोस, ग्लैक्टोस एंड हेक्सोस, C6H12O6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो कॉमन पेंटोज जो है वो ये मौजूद है 2, और कॉमन हेक्सोस जो है। अब पेंटा मीन 5 एंड हेक्सा मीन 6 कार्बन। अब पेंटा में आप काउंट कीजिए, ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड 5। अब अल्कोहल ग्रुप कितने, OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं यहाँ पे देखें, 1 2 3, जबकि यहाँ पर CH2OH है, 1 2 2 अल्कोहल ग्रुप है और बाकी यहाँ पे CH2OH है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो OH का आ रहा है। राइबोस, इसका नेम क्या होगा, राइबोस, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका ये नेम है। और ये है डी ऑक्सी राइबोस, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से कम है, जैसे कि इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ है C5H10O4। तो स्ट्रक्चर भी जब आपने बनाना है तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आपने एक ऑक्सीजन कम कर देना है, बाकी इसके स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और लिखने में भी आपने जो है सेम टू सेम है, बस यहाँ पे O4 है, बाकी इधर O5 है। ये राइबोस है, ये पेंटोस है। अब नीचे ये देखें हमारे पास लिखे हुए हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। इसको भी आप गौर से देखें तो इसमें आप थोड़ा सा ही फर्क होगा। कार्बन 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये ओ एच 2 और एक ये 3 हो गया। ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच 4 हो गया। ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच 4। जबकि ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये आपका 1 और 2 और यहाँ पर जो है ओनली 1, यहाँ पे भी ओनली 1। तो ये स्ट्रक्चर्स की आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप एक स्ट्रक्चर जो है 3 से 4 दफ़ा बनाएं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रट्टा नहीं है, ये प्रैक्टिस है। इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आपने जब भी क्वेश्चन आए मोनोसेक्राइड्स का आपने ज़रूर ये स्ट्रक्चर बनाने हैं। इसके बाद आ जाता है जी डाइसेक्राइड्स। डाई मीन टू। दे आर मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स एंड दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये कम सॉल्युबल होंगे एंड लेस, और इनका टेस्ट भी कम मीठा होगा। सक्रोज एंड माल्टोज इसकी एग्जांपल है। तो ये टेबल शुगर है। टेबल शुगर यानी जो आम शुगर हम यूज़ करते हैं वो ये सक्रोज है। इज़ मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है बनती है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनती है। अब ये इसके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये है ग्लूकोज का सब यूनिट, ये है फ्रक्टोज का सब यूनिट, और यहाँ पे जो है ये इनकी ज्वाइनिंग है। दो दो आपस में जब मॉलिक्यूल्स मिले ये बना। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज के सब यूनिट और ग्लूकोज का सब यूनिट, 2 ग्लूकोज सेम, यानी इनमें और इनमें फ़र्क क्या है। ये 2 ग्लूकोज के यूनिट्स हैं जबकि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का यूनिट है। इसके बाद है जी पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन 2 से ज़्यादा, मोनो 1, डाई 2, पॉली मीन 2 से ज़्यादा। पॉलीसेक्राइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 100 to 1000 ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर टेस्टलेस। इनका कोई जायका नहीं होता, ये पानी में बिल्कुल हल नहीं होते, और ये कोई जो है ना आप मतलब कि 1000 100 मॉलिक्यूल्स छोटे मिलते हैं मोनोसेक्राइड्स तब पॉलीसेक्राइड बनता है। इसके बाद है जी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज, काइटिन। ये जब हम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो ये तमाम इन जो है केमिकल्स का जिक्र हमारे पास, बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र आया था। तो ये बायोमोलिक्यूल्स का जो है कंपोजिशन अभी बताएंगे। स्टार्च, इट इज़ द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड फाउंड इन प्लांट्स। यानी जहाँ पे स्टोरेज होता है ना वहाँ स्टार्च मौजूद है। यानी जो आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो स्टोरेज होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये ग्लूकोज की एक जंजीर की तरह जो है, स्ट्रेट जंजीर की तरह ये इनकी जो है ना स्ट्रक्चर बना हुआ। तो ग्लाइकोजन इज़ द एनिमल स्टार्च मेनली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। स्टार्च जो है वो कहाँ था, प्लांट्स में। यही चीज़ ग्लाइकोजन किस में होगी, एनिमल्स में। एनिमल्स में जो ये स्टोर हुआ हुआ होता है ये लिवर, जिगर, मसल्स में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज विच आर ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज नीडेड। और ये जो चेन की फॉर्म में, ग्लूकोज की चेन की फॉर्म में मौजूद होता है, और जब एनर्जी की नीड होती है तो ये ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है और हम एनर्जी यूज़ करते हैं। Cellulose is a polysaccharide that also consists of a straight chain of glucose units. It is found in the cell wall of plants. ये भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो सेलुलोज जो है ये भी एक स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज यूनिट्स की, और ये सेल वॉल में मौजूद होती है और सेल वॉल प्लांट्स में मौजूद होती है। खाइटिन, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज की मॉडर्न फॉर्म, मॉडिफाइड फॉर्म है। इट इज़ फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लूबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स। ये जो वो हशरात जितने भी जिनके अंदरूनी तौर पर ढांचे नहीं होते और जो है एक्सोस्केलेटन होता है, यानी उनके जिस्म के ऊपर जो है एक सा खौल होता है, उसके अंदर ये काइटिन मौजूद होती है। इट आल्सो मेक द सेल वॉल ऑफ फंजाई, और ये फंजाई की सेल वॉल में भी मौजूद होती है। इस तरह से ये जो है चेन की शक्ल में मौजूद होती हैं। ये स्टार्च है, ये ग्लाइकोजन है, और ये सेलुलोज है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये आसान सी डायग्राम है, आपने ज़रूर बनानी है। आपने इसको ऐसे ऐसे करके और ड्रॉ कर लेना है, जबकि ये वाली स्ट्रेट है। सक्रोज एंड
सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हमें मिलते हैं और उनके क्या काम होते हैं, इस टॉपिक में ये देखेंगे। सोर्सेज, मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आर फाउंड इन फ्रूट्स। यानी ये मोनोसेक्राइड जो है ये हमें फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, शहद में एंड सीरियल्स यानी कि अनाज में मिलते हैं। डाइसेक्राइड सक्रोज इज फाउंड इन शुगर बीट, शुगर कैन एंड फ्रूट्स। अच्छा, ये शकरकंदी में और फ्रूट्स में मिलते हैं। लैक्टोज जो है वो दूध में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं दही वगैरह उसमें होता है। माल्टोज जो होता है वो अनाज में मौजूद होता है। पॉलीसेक्राइड्स स्टार्च इन फाउंड इन सीरियल्स क्रॉप्स, फसलों में, गंदम में, मकई में, चावल में, जौ में मौजूद होता है। फंक्शंस क्या हैं इनके, क्या काम है, क्या करते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम गंदम खाते हैं, चावल खाते हैं, हम एनर्जी के लिए खाते हैं। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन, ये एनर्जी हमें रिस्पायरेशन के बाद मिलती है। डाइटरी फाइबर कंटेन अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज, इट हेल्प फॉर दी प्रॉपर बाउल मूवमेंट। अच्छा, ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं, ये हज़म नहीं होते, लेकिन ये हमें बाउल मूवमेंट यानी वो मूवमेंट होती है जो डाइजेशन के दौरान खाने को या जो भी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर मवाद मौजूद है उसकी मूवमेंट में हेल्प देती है ताकि डाइजेशन के प्रोसेस को ईजी किया जा सके। पेंटोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज को कहा जाता है, आर एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड डीएनए का जिक्र आप पहले भी आया था, यानी कि रिप्रोडक्शन में जो है ये हेल्प देते हैं और इनके अंदर ये मौजूद होता है। प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसेक्राइड्स टू डाइसेक्राइड्स लाइक सक्रोज टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेक्राइड्स बिटवीन बॉडी पार्ट्स। प्लांट्स जो हैं इनको बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबाउंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट सेल्स एंड अल्टीमेटली टू दी होल प्लांट। अच्छा, जो सेलुलोज होता है ये ज़्यादातर सेल वॉल्स में मौजूद होता है। और सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल स्केलेटल का काम करती है, ढांचे का काम करती है और सपोर्ट देती है, शेप को बरकरार रखती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जी प्रोटीन। Protein are the most abundant biomolecule in cell. They are defined as the polymer of amino acids. Protein are important for the structure of cell and they also participate in everything organism do. प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले तमाम फंक्शंस के अंदर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और बायोमोलिक्यूल्स में बहुत पाई जाती है और ये असल में अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या स्ट्रक्चर है इसका, आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रोटीन्स मोनोमर्स से मिलकर बनती है, वो कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। डिफरेंट प्रोटीन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ मोनो अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स में भी टाइप्स होती हैं, अब उसमें अमाइनो एसिड्स के हिसाब से टाइप्स होती हैं, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे उस तरह टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोटीन के अंदर 51 अमाइनो एसिड, जबकि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होती हैं। इंसुलिन वो हमारी बॉडी से निकलने वाला एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प देता है और हीमोग्लोबिन जो है ये खून के अंदर मौजूद होता है। इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स की शेप को ज़रा देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। अमाइनो एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मीन जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होगी, दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू मेक अ प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनकी तादाद और इनका जो सीक्वेंस है यानी किस तरह से ये तरतीब में है उस हिसाब से प्रोटीन बनती है। अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन ऑर्गेनिजम्स, 170 तरह के अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। हाउएवर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट इन मेकिंग अ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन। 20 तरह के अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो अमाइनो ग्रुप से मिलकर बनते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप एंड अ सिंगल ग्रुप आर विच आर अटैच टू सेंट्रल कार्बन एटम। यानी ये तमाम जो है बायोमोलिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं तब अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन के साथ आर ये
NH2COOH और ये H, ये जो है एक जनरल सा फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का। फिर इसमें जितनी वेरिएशन होती जाएगी तो वो अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन के नाम चेंज होते जाएंगे। डिफरेंट अमाइनो एसिड कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज H एंड एन अमाइनो एसिड एलिनाइन द साइड ग्रुप इज CH3। यानी कि हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन ज़्यादा होने से इनके नाम जो है वो चेंज होते जाएंगे, जैसे ग्लाइसिन एंड एलाइनिन। उसके बाद है जी सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। गुड सोर्स प्रोटीन इंक्लूड मीट, बीफ, मटन, चिकन। गोश्त के अंदर, अंडों के अंदर, दूध के अंदर प्रोटीन मिलती है और इनकी जो है बॉडी में बहुत से फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह में यूज़ होती है। सम प्रोटीन ग्लाइकोजन केराटिन जो है वो होल स्ट्रक्चर होता है। हेयर्स वगैरह नेल्स के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी है। एंजाइम्स प्रोटीन्स दैट कैटालाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ऑर्गन, एंजाइम्स में यूज़ होती है। सम प्रोटीन और हार्मोन्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं जो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ये। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जो होती हैं ये मसल्स में मौजूद होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प देती हैं। फिब्रिन इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो कि खून अगर बहता है ना उसको जमाने में हेल्प देती है। चोट लग जाती है, खून जमता जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, फिब्रिन उसमें यूज़ होती है जो कि खून को बहाने से बचाती है। सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स पार्ट ऑफ और इम्यून सिस्टम। कुछ प्रोटीन्स एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है ना बॉडी के अंदर उसको जो है डिफेंड करती हैं, महफूज करती हैं, मतलब हमें बचाती हैं ये हार्मफुल पैथोजन जो है जरासीमों से। इसके बाद जो है वो टॉपिक है हमारा जी लिपिड। लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी किस पानी में हल नहीं होगा तो किस में हल होगा, ये होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो लिपिड किससे मिलके बना? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। जबकि प्रोटीन किससे मिलके बनी? अमाइनो एसिड से। ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहलिक हैविंग अ 3 कार्बन आइटम, 1 2 3। ईच कार्बन हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। फैटी एसिड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ लगेगा। एज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, 2 तरह के फैटी एसिड मौजूद होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड जो कि हल हो सके, एक होता है अनसैचुरेटेड जो कि हल नहीं होता। सैचुरेटेड हैव इंटरनल कार्बन आइटम बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो सैचुरेटेड में क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी आम दर्जा हरारत पर ये सॉलिड होंगे, ठोस होंगे। अनसैचुरेटेड में जो है हैव 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड होंगे एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड में आम दर्जा हरारत पे ये लिक्विड होंगे। ये सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड और ये अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पर हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें मैं इंशाल्लाह बाकी के टॉपिक्स कवर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।